हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी स्कोप यूपीएससी में। कल की वीडियो में हमने 24 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कस किए थे। आगे के प्रश्नों को इस वीडियो में देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार अधिनियम को 1996 में अधिनियमित किया। निम्नलिखित में से कौन सा एक उसके उद्देश्य के रूप में अभिज्ञात नहीं है? यानी कि जो पेसा एक्ट लाए थे उसके उद्देश्य थे, उन उद्देश्यों में से इन 4 पॉइंट में से कौन सा नहीं है उसे फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं पेसा एक्ट है क्या। पेसा एक्ट को 1996 में दिलीप सिंह भूरिया समिति की सिफारिश पर लाए थे। तो इसको लाने का कारण जानने से पहले हम थोड़ा इतिहास में चलते हैं। 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत में क्या हुआ था? पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। लेकिन इस संशोधन के माध्यम से एक व्यवस्था की गई थी जो कि अनुच्छेद 243 एम भाग में है कि जो यह पंचायती राज व्यवस्था है, यह अनुसूची 5 व अनुसूची 6 में आने वाले जो राज्य थे, उनके जो अनुसूचित जनजाति क्षेत्र थे, उनमें यह लागू नहीं होता था। कौन सी? पंचायती राज व्यवस्था। तो इन क्षेत्रों में, कौन से? अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने के लिए क्या लेके आए थे? पेसा एक्ट लेके आए थे। लेकिन पेसा एक्ट में व्यवस्था थी कि यह अनुसूची 5 में आने वाले जो राज्य हैं, उनके अनुसूचित क्षेत्रों में ही लागू होता है। कौन से राज्य? जो अनुसूची 5 में आते हैं, जो 10 राज्य है, वहीं पर पेसा एक्ट लागू होता है, ना कि अनुसूची 6 में आने वाले राज्यों पर। अनुसूची 6 में कौन से राज्य आते हैं? असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय। यहाँ पर पेसा एक्ट, इन क्षेत्रों में पेसा एक्ट लागू नहीं होता है। अनुसूची 5 में आने वाले राज्यों में पेसा एक्ट लागू होता है। तो पेसा एक्ट आने का कारण क्या था? कि जो पंचायती राज व्यवस्था थी वह जनजाति क्षेत्रों में नहीं थी। इस पंचायती राज व्यवस्था को जनजाति क्षेत्रों में विस्तार करने के लिए पेसा एक्ट लाए थे। और यह कहाँ पर आता है? अनुसूची 5 के जो शेड्यूल एरिया है वहाँ पर। अब आप पेसा एक्ट को समझ गए होंगे। अब इसकी कुछ और विशेषताओं को जानते हैं। पेसा एक्ट को संविधान के भीतर संविधान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संविधान के भीतर संविधान कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यह मूल संविधान के जो प्रावधान है उनको जनजाति क्षेत्र तक पहुंचाता है। मूल संविधान के कौन से प्रावधान है? जो पंचायती राज व्यवस्था है वह उनको कहाँ पहुंचा रहा है? जनजाति क्षेत्रों में पहुंचा रहा है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? संविधान के भीतर संविधान। और पेसा एक्ट के तहत जो यहाँ पर पंचायत बनती है या फिर जो ग्राम सभा बनती है, उसमें 50% से अधिक सीटों पर किसका आरक्षण होता है? जनजातीय लोगों का। और जो पेसा एक्ट के तहत जो ग्राम सभा होती है उसका मुखिया हमेशा कौन होता है? जनजाति से आता है, यानी कि वो एसटी होता है। ये इसकी एक खास विशेषता है। अब हम इसके उद्देश्यों के बारे में जानते हैं। जो पेसा एक्ट है वो संविधान के भाग 9 यानी कि जो पंचायत से जुड़े प्रावधान है उनको कहाँ लागू करता है? अनुसूचित क्षेत्रों में लागू करता है। तो पंचायत के जो भी उद्देश्य है वह यह पेसा एक्ट पूरा करता है। कहाँ पर? जनजाति क्षेत्रों में। यानी कि वह स्वशासन की स्थापना करता है, वह जो ग्राम सभा के माध्यम से वहाँ की गतिविधियों का निर्धारण करता है, वह जो पारंपरिक रीति रिवाज हैं जनजाति क्षेत्रों की उनकी रक्षा करता है। तो यह उद्देश्य पेसा एक्ट के हैं। अब हम चलते हैं हमारे मूल प्रश्न पर। यहाँ पर लिखे हैं कि इनमें से कौन सा पेसा एक्ट का उद्देश्य नहीं है। तो पेसा एक्ट का मूल उद्देश्य क्या है? पेसा एक्ट का मूल उद्देश्य है अनुसूचित क्षेत्रों में स्वशासन की स्थापना करना। तो यह पहला पॉइंट तो करेक्ट है। दूसरा है पारंपरिक अधिकारों को मान्यता देना। जो ग्राम सभा बनती है उसका मूल काम ही क्या होता है? जो पारंपरिक जनजाति अधिकार हैं उनको ही मान्यता देना है। तो यह भी पॉइंट है सही। तीसरा पॉइंट है जनजाति क्षेत्रों में स्वायत्त क्षेत्रों का निर्माण करना। तो यह बात हमने अभी नहीं देखी थी, तो इसको एक बार संदेह के घेरे में रखते हैं।
चौथा पॉइंट है जनजाति लोगों को शोषण से मुक्त करना। अब ग्राम सभा बनी है, ग्राम सभा बनने का मेन लक्ष्य क्या है? जो आदिवासी क्षेत्र हैं वहाँ पर क्या करना है, जो शोषण वगैरह हो रहा है किसके माध्यम से, जो बाहर से कंपनी वगैरह आ रही हैं उनसे भी क्या करता है, यह रक्षा करता है। तो ये पॉइंट हो जाता है करेक्ट, तो आंसर हो जाता है सी। अब हम देखते हैं कि जनजाति क्षेत्रों में स्वायत्त क्षेत्रों का निर्माण कौन करता है। अभी हमने देखा था दो सूचियाँ थी, अनुसूची 5 और अनुसूची 6। अनुसूची 5 में तो क्या थे, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र थे। अनुसूची 6 में जो जनजाति इलाके हैं वहां पर क्या करता है, राज्यपाल क्या करता है, स्वायत्त क्षेत्रों का निर्माण करता है। कौन करता है स्वायत्त क्षेत्रों का निर्माण? ये पॉइंट याद रखिए, राज्यपाल के माध्यम से किया जाता है। और ये कहां पर होता है? ये होता है 4 राज्य। कौन से हैं? अनुसूची 6 के, असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय। और यह बात कहां पर की गई है? यह बात कही गई है 244 क्लॉज 2 के अंदर। और 244 क्लॉज 1 बात करता है अनुसूचित क्षेत्रों की स्थापना के बारे में, जिनकी घोषणा कौन करता है? अनुसूचित क्षेत्रों की घोषणा करता है राष्ट्रपति। अब आप डिफरेंस को क्लियरिफाई कर पा रहे होंगे। अनुसूचित क्षेत्रों की स्थापना राष्ट्रपति के माध्यम से की जाती है, जबकि स्वायत्त क्षेत्रों की स्थापना राज्यपाल के माध्यम से की जाती है। स्टार बनाकर लिख दीजिए। पेशा एक्ट एक और एक्ट है जो जनजातीय क्षेत्रों की अधिकारों की बात करता है, वह है FRA एक्ट, वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006। FRA एक्ट यह भी जनजातीय क्षेत्रों में जो अधिकार हैं जनजाति लोगों के, उनकी बात करता है। तो अब इन दो क्वेश्चनों से हम जो जनजातीय संबंधी जो मेन अधिनियम है दो, उन दोनों को जान रहे हैं, यानी कि हमारे इससे संबंधित सारे डाउट यही क्लियर हो रहे हैं। अब हम यहाँ पर थोड़ा पेशा एक्ट और FRA एक्ट में डिफरेंस जानते हैं। पेशा एक्ट को कब लाए थे? 1996 में, और इसको लेके आए थे 2006 में। पेशा एक्ट है वह कहाँ पर लागू होता है? सिर्फ और सिर्फ जो अनुसूची 5 के जो राज्य हैं उनके जो अनुसूचित क्षेत्र हैं जनजाति क्षेत्र, वहीं पर लागू होता है। जबकि FRA एक्ट सभी वनों में लागू होता है, सभी वनों में, यानी कि सभी जनजातीय क्षेत्रों में FRA एक्ट लागू होता है। सभी जनजातीय क्षेत्रों में FRA एक्ट लागू होता है। और जो पेशा एक्ट है वह क्या करता है? वह स्वशासन की स्थापना करता है। स्वशासन की स्थापना का प्रावधान करता है पेशा एक्ट। जबकि जो FRA एक्ट है वह क्या करता है? वह जनजातीय अधिकारों की रक्षा की बात करता है। जनजातीय अधिकारों की रक्षा की बात कौन करता है? FRA एक्ट। और FRA एक्ट का तहत जो नोडल मिनिस्ट्री है वो कौन सी है? वो है जनजाति मंत्रालय है। तो FRA में जो अधिकार हैं उनका दावा कौन कर सकता है? अब आप सोच रहे हो कि मैं जंगल चला जाऊं और मैं बोलूं मुझे मेरे जो वन अधिकार हैं उनको दो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। FRA अधिनियम के तहत वही व्यक्ति एलिजिबल है। कौन? जो 2005 कब? 13 दिसंबर 2005 से पहले 75 सालों तक उस जंगल में या उस वन भूमि में रह रहा हो, या एक कंडीशन तो ये होगी, या फिर उस वन भूमि में 3 जनरेशन से उस वन भूमि का उपयोग कर रहा हो। तो FRA के तहत कौन अधिकारों की मांग कर सकता है? या तो वह व्यक्ति जो 2005 से पहले उस वन भूमि में 75 वर्षों से रह रहा है, या फिर जो उस वन भूमि का उपयोग 3 जनरेशन से कर रहा है। ये तो होगी अधिकारों की मांग कौन कर रहा है। अब है कि इसके अंदर कौन कौन से अधिकार आते हैं। इसमें मूलतः 4 अधिकार आते हैं। कौन से? पहला है मालिकाना हक। इसके तहत जो वन क्षेत्र में जो व्यक्ति रह रहा है, जो अधिकार प्राप्त करने का एलिजिबल व्यक्ति था, उसको 4 हेक्टेयर की भूमि आवंटित की जाएगी। और कौन सी भूमि आवंटित की जाएगी? जिस भूमि का वह उपयोग कर रहा है। ऐसा नहीं है कि वह भूमि का उपयोग तो इसका कर रहा है जंगल के अंदर और उसको आवंटित यह भूमि कर दी, नहीं। जिस भूमि का वह उपयोग कर रहा है वही भूमि उसको आवंटित की जाएगी, नई जमीन नहीं दी जाएगी। दूसरा है उपयोग का अधिकार। किस चीज़ का उपयोग? जो लघु वनोपज होती है वनों में, उसके उपयोग का अधिकार कौन देता है? FRA एक्ट देता है। तीसरा है राहत व विकास से अधिकार। जैसे कि जंगल में क्या बना दिया? डैम बना दिया। तो वहाँ पर क्या हुआ?
उनको विस्थापित होना पड़ा जनजाति क्षेत्र के लोगों को, तो उनका अधिकार है एफआर एक्ट के तहत पूरा मुआवजा पाने का। उनको सही जगह वापस रिहेबिलिट किया जाए या फिर उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए। उनकी अवैध बेदखली बिल्कुल ही नहीं की जा सकती इस एक्ट के तहत। और इनका चौथा व अंतिम अधिकार है वन प्रबंधन अधिकार। वनों को प्रबंधन का अधिकार भी नहीं दिया गया है। तो यह 4 अधिकार एफआर एक्ट देता है। और जो एफआर एक्ट के तहत जो डिसीजन लिया जाता है किसी जंगल भूमि का उपयोग का, तो वह डिसीजन किसके माध्यम से लिया जाता है? वह डिसीजन ग्राम सभा जो वहां पर होती है उसकी अनुमति से ही लिया जा सकता है। और यही प्रश्न है। अब चलते हैं हमारे मूल प्रश्न पर। यहाँ पर देखिए, एफआर अधिनियम 2006 के अधीन व्यक्तिगत या सामुदायिक वन अधिकार अथवा दोनों की प्रकृति में विस्तार के निर्धारण की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए कौन प्राधिकारी होगा? अर्थात यहाँ पर वन अधिकार और दोनों की प्रकृति में विस्तार के निर्धारण की प्रक्रिया को आरंभ करना है, तो जो अधिकारी होगा कौन होगा? कौन होगी? वह होगी ग्राम सभा। यह है इसका आंसर। तो अब आप पेशा एक्ट और जो एफआर एक्ट है उसको पूर्णतः जान गए होंगे। हमारा अगला प्रश्न है, अनाजों और तिलहनों के अनुपयुक्त रखरखाव और भंडारण के परिणाम स्वरूप अविषों का उत्पादन होता है, जिन्हें अफ्लाटॉक्सिन के नाम से जाना जाता है, जो सामान्यतः भोजन बनाने की आम विधि द्वारा नष्ट नहीं होते हैं। अब यहाँ पर आप 4 ऑप्शन देख पा रहे होंगे। अगर आपको इस क्वेश्चन का नॉलेज नहीं है, कुछ भी नॉलेज नहीं है, तो अब आप इस प्रश्न को कैसे कर सकते हैं वह हम देखते हैं। तो हम देखते हैं हमने इन चारों में से किसका नाम आम रूप से घर पे सुन रखा है। कि घर पे जो हमारे माताजी वगैरह होते हैं उनसे कभी जीवाणु का नाम सुना नहीं है, कभी प्रोटोजोआ का नाम सुना नहीं है, कभी विषाणु का नाम सुना नहीं है। किसका नाम सुनते हैं? फफूंद का। बोलते हैं रोटी पर फफूंद पड़ गई, ब्रेड पर फफूंद पड़ गई, तो ये तो हमने सुना है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? भोजन की बात कर रहे हैं कि जो भोजन है वो खराब हो जाता है इनमें से किस कारण से? अफ्लाटॉक्सिन वगैरह सब भूल जाइए। यहाँ पर ये है कि जो भंडारण वगैरह के अंदर रखते हैं भोजन, वो क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। और खराब होने के बाद क्या होता है? उसका वापस उपयोग नहीं किया जा सकता, उसको गर्म करके या कुछ भी करके उपयोग नहीं किया जा सकता। तो हमने देखा है घरों में क्या होता है, रोटियों पर फफूंद पड़ जाती है या ब्रेड पर फफूंद पड़ जाती है, तो हम क्या करते हैं? उसको फेंक देते हैं। अगर उसका वापस उपयोग कर पाते, जो यहाँ पर लिखा गया है कि सामान्यतः भोजन बनाने की आम विधि द्वारा नष्ट नहीं होते, यानी कि उन्हें वापस उपयोग नहीं कर सकते। यदि हम फफूंद से खराब होने के बाद वापस उपयोग कर पाते तो कर नहीं लेते। रोटी लेते, ब्रेड लेते, उसको गर्म करते और उसको ठीक कर देते, लेकिन होती नहीं है, वो खराब हो जाती है, क्योंकि उनमें जो अफ्लाटॉक्सिन जैसे विषाक्त पदार्थ आ जाते हैं जो कि गर्म करने पर भी जाते नहीं है। तो अब आपको कोई भी नॉलेज नहीं है, तो अब इन 4 में से अगर आपको टिक मारने का कोई बोलेंगे तो आप कौन सा मारोगे? बस इतना लॉजिक सोचना है। बस आपको कुछ भी नहीं पता, अफ्लाटॉक्सिन का नाम नहीं सुना, ये फिर जीवाणु, प्रोटोजोआ, फफूंद, विषाणु कुछ नहीं, लेकिन फफूंद तो आपने सुनी है घर पे 100% सुन रखी होगी। जिसने फफूंद नहीं सुनी शायद उसने आज तक जिंदगी में खाना भी नहीं खाया होगा। तो इस प्रकार से आंसर क्या हो जाता है? सी हो जाता है। लेकिन हम थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। जो फफूंद होती है वो क्या होती है? वह कवक ही होती है। कवक का एक प्रकार है। क्या है? कवक का एक प्रकार ही है। कवक में क्या आता है? फफूंद आती है, यीस्ट आती है, मशरूम होते हैं, वो होते हैं कवक के अंदर। ये सब कवक के ही भाग हैं। और जो कवक होता है वह एक कोशिकी व बहुकोशिकी जीव होता है। और इसकी कोशिका कैसी होती है? यूकेरियोटिक होती है। आपने पढ़ा होगा साइंस अटैक में, कोशिकाओं के 2 प्रकार होते हैं, यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। यूकेरियोटिक यानी कि आदि कोशिकाएं, जो सबसे पहले कोशिका बनी थी। यह सिर्फ कौन से जगत में पाई जाती है? मोनेरा जगत के अंदर। अब आप कह रहे हैं जगत के आगे जो जितने भी जीव है पृथ्वी पर उनको 5 जगतों में बांटा गया है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। तो जो मोनेरा जगत है इसके जो जीव आते हैं इसके अंदर, वो कौन से होते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल वाले जीव होते हैं। हम चलते हैं वापस कवक पर। तो कवक क्या होता है? एक तो परजीवी और स्वपोषी भी हो सकता है। इसमें जनन लैंगिक व अलैंगिक दोनों पाए जाते हैं। अभी यहाँ पे जो अफ्लाटॉक्सिन है उसका उत्पादन भी कवक करते हैं। इसी प्रकार का एक और पदार्थ होता है माइकोटॉक्सिन। उसका निर्माण भी कवक के माध्यम से किया जाता है। और जो अफ्लाटॉक्सिन है उसका निर्माण किससे होता है? जो प्राकृतिक सामग्री होती हैं, जो जैव निम्नीकरण हो सकती है, उनसे ही अफ्लाटॉक्सिन बनता है। ये तो होगी पूरी फफूंदी या फिर कवक की बात। अब हम देखते हैं ऊपर थोड़ा बहुत जीवाणु के बारे में भी। अभी हमने देखा जो जीवाणु किस में आते हैं? मोनेरा जगत में आते हैं।
मोनेरा। और ये कैसे होते हैं? प्रोकैरियोटिक होते हैं, एक कोशिक होते हैं। और जब बैक्टीरिया किसी एक सतह पर बहुत ज़्यादा, एक सतह है इस पर बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं? बायोफिल्म बोलते हैं, बायोफिल्म, जिसका उपयोग चिकित्सा वगैरह के अंदर किया जाता है। और जब यह बायोफिल्म और ज़्यादा संघनित हो जाती है, बहुत ज़्यादा संघनित हो जाती है, तब इसे क्या बोलते हैं? तब इसे बोलते हैं माइक्रोबियल मैट। मैट यानी कि जो चटाई होती है, तो इसको बोलते हैं माइक्रोबियल मैट। अभी आपके सामने कभी माइक्रोबियल मैट नाम आ जाए तो आप बता सकते हैं बायोफिल्म से उसका निर्माण होता है। अब बैक्टीरिया से बहुत सारे रोग होते हैं, जैसे कि सामान्य टीबी हो गया, वो बैक्टीरिया से होता है। ऐसे ही पूरे रोगों के नाम हैं जो हम आगे की कभी वीडियो में देखेंगे। और जो जीवाणु होते हैं वह गर्म स्थान पर, ठंडे स्थान पर, जहाँ पे ऑक्सीजन है वहाँ पर, जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, सब जगह पाए जा सकते हैं। 2023 या 22 में क्वेश्चन भी आया था कि कुछ जीवाणु गर्म स्थानों पर होते हैं, कुछ जीवाणु वहाँ होते हैं। तो आप यहाँ पर अगर पीवाई को अच्छे से एनालाइज करते तो उन क्वेश्चनों में सोचना भी नहीं पड़ता। तीसरा यहाँ पर है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ होते हैं वो कैसे होते हैं? वह एक कोशिकी यूकेरियोटिक होते हैं। यह स्वपोषी व परपोषी हो सकते हैं। और जो प्रोटोजोआ के अंदर सबसे जो सामान्य नाम आपने सुना होगा वो है अमीबा। तो अमीबा क्या होता है? प्रोटोजोआ ही होता है। और प्रोटोजोआ के माध्यम से एक जो फेमस रोग कौन सा है? मलेरिया। किसके माध्यम से होता है? प्रोटोजोआ के माध्यम से होते हैं। जो प्लाज्मोडियम नाम का जो प्रजाति है प्रोटोजोआ की, वह मादा एनाफिलीज के माध्यम से फैलता है। ये तो हो गई प्रोटोजोआ की बात। अब लास्ट में आता है एक और वायरस। जो वायरस है वह क्या है? वह जीवित जीव नहीं है, जीवित जीव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वायरस अपना जनन या फिर अपनी कोई भी गतिविधि जीवित कोशिका के बिना नहीं कर सकता। इसको अपनी गतिविधि को चालू करने के लिए क्या चाहिए? कोई जीवित कोशिका चाहिए, यानी कि वह किसी और जीव, जो जीवित जीव है, उसकी बॉडी में जाएगा और अपनी गतिविधियों को स्टार्ट करेगा। ये बाहर अगर हवा में पड़ा है खाली तो ये कुछ भी नहीं कर सकता, इसकी कोई औकात नहीं है। लेकिन जब वह जीव में चला गया तब ये अपनी औकात दिखा देता है पूरी। तो यह कैसा है? यह अकोशिकीय जीव है। अब जीव बोल भी नहीं सकते इसको, यह अकोशिकीय है। और इसको कृत्रिम माध्यम में संवर्धित नहीं किया जा सकता। एक आगे क्वेश्चन आएगा जब हम आगे देखेंगे कि 3 ऑप्शन होंगे, जीवाणु, कवक और विषाणु, इनमें से कौन सा कृत्रिम माध्यम से संश्लेषित किया जा सकता है? तो उसमें हमें विषाणु को काट देना है। अब कृत्रिम माध्यम से संश्लेषित नहीं किया जा सकता, इसका मतलब क्या है? कि विषाणु को लैब के अंदर बिना किसी जीव की सहायता के उत्पन्न नहीं किया जा सकता, या फिर इसकी प्रतिकृति नहीं बनाई जा सकती। इसको हालांकि किसी जीव के अंदर एंट्री करा के, यानी कि जो कोई कोशिका है, कोशिका के अंदर विषाणु को डाल दिया, अब उसका उत्पादन लैब में किया जा सकता है। लेकिन कृत्रिम रूप से बिना इसकी सहायता के इसका उत्पादन या इसका जनन नहीं किया जा सकता वायरस का। यह किसी मेजबान कोशिका में ही अपनी प्रतिकृति बनाते हैं। किसमें? मेजबान कोशिका या मेजबान जीव में ही अपनी प्रतिकृति बनाते हैं। और जो विषाणु होते हैं इसमें जो सबसे आम है वो कौन सा है? बैक्टीरियोफेज, जिसकी संरचना कुछ इस प्रकार की होती है। बायो जिसने पढ़ रखी है उसको थोड़ा बहुत ध्यान होगा। तो इसके अंदर क्या होता है? इसका अनुवांशिक पदार्थ होता है। और जो इसका ये आवरण है इसको क्या बोलते हैं? कैप्सिड बोलते हैं। कैप्सिड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कभी भी यूपीएससी पूछ सकती है, आज तक पूछा नहीं है। कैप्सिड कहते हैं इसके आवरण को, जो कि प्रोटीन से बना होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और जो विषाणु होते हैं वह आरएनए वाले अनुवांशिक पदार्थ भी हो सकते हैं। उसमें डीएनए भी हो सकता है। उसमें आरएनए सिंगल स्ट्रैंड वाला हो सकता है, डबल स्ट्रैंड वाला हो सकता है। डीएनए सिंगल स्ट्रैंड का हो सकता है, डबल स्ट्रैंड का हो सकता है। डबल स्ट्रैंड, सिंगल स्ट्रैंड मतलब ये, डबल स्ट्रैंड मतलब ये। तो ये तो हो गई इस प्रश्न की बात। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय किस में उपबंध किया गया है? यानी कि जो संविधान के अंदर ये पार्ट है, कौन? उद्देशिका, मूल अधिकार, राज्य की नीति निर्देशक तत्व, इनमें से किस में आर्थिक न्याय शब्द आया हुआ है? जो आर्थिक न्याय की बात करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं डीपीएसपी के बारे में। डीपीएसपी यानी कि राज्य नीति निर्देशक तत्व। इसमें जो अनुच्छेद 38 है, अनुच्छेद 38, उसमें लिखा गया है कि लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक न्याय द्वारा सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित की जा सकती है। तो आपने देखा अभी क्या आया था? आर्थिक न्याय।
तो किस में है? यह डीपीएसपी में तो है। और जो मूल अधिकार है वह हमारे राजनीतिक अधिकारों को सुनिश्चित करने की बात करते हैं। सामाजिक आर्थिक अधिकारों के लिए डीपीएसपी है। मूल अधिकार हमारे राजनीतिक अधिकारों की बात करते हैं, तो जो मूल अधिकार है वो तो हो जाता है कैंसल आउट, यहाँ पर भी कैंसल आउट। अब यहाँ पर आया है उद्देशिका। उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना। प्रस्तावना में ये शब्द को थोड़ा गौर से देखते हैं। ये रही प्रस्तावना। तो अब देखिए यहाँ पर शब्द अलग करके देखते हैं। प्रस्तावना में मूलतः 5 शब्द है। एक है गणराज्य यानी कि रिपब्लिक, दूसरा है न्याय, तीसरा है स्वतंत्रता, चौथा है समता, पांचवा है बंधुत्व। चौथा समता और पांचवा बंधुत्व। अब गणराज्य कैसा है? यूपीएससी ने मेंस में भी पूछ रखा है कि भारत का जो गणराज्य किस प्रकार का है, तो वह गणराज्य किस प्रकार का है? वह है संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य है। किस प्रकार का है? संप्रभु, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य है। अब कभी क्वेश्चन आ जाए धर्मनिरपेक्ष और पंथनिरपेक्ष में से कौन सा शब्द यूज कर रखा है? पंथनिरपेक्ष। तो ये तो होगी गणराज्य की बात। अब दूसरा पॉइंट था न्याय, जो कि यहाँ प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए न्याय कौन सा है? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। प्रश्न में क्या था? आर्थिक न्याय। कौन करता है? उद्देश्य की बात करता है, बिल्कुल करता है। तीसरा है स्वतंत्रता। कौन सी स्वतंत्रता? ये है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की। घोट लीजिए इन वर्डों को। कौन सी? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। चौथा पॉइंट है समता। कौन सी समता? समता है प्रतिष्ठा और अवसर की। 2 प्रकार की समता की बात की गई। कौन सी? प्रतिष्ठा और अवसर की समता। और बंधुत्व किस प्रकार का बंधुत्व है? यह है व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता। किस प्रकार? 3 वर्ड हैं। व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता वाला। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि 42वें संविधान संशोधन में से इसमें 3 वर्ड जोड़े गए थे। कौन कौन से वर्ड थे? वह थे समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। अब यहाँ पर प्रस्तावना में और गौर करने वाली बात क्या है? प्रस्तावना को कब स्वीकार किया गया था? प्रस्तावना को स्वीकार किया गया था 26 नवंबर 1949 में। अब इसका भारतीय जो विक्रम संवत है उसके आधार पर कभी पूछ लिया तो, हालांकि सीडीएस में या फिर सीएपीएफ में पूछ रखा है कि भारतीय विक्रम संवत के आधार पर संविधान को कब एक्सेप्ट किया गया था, तो ये लिखा हुआ यहाँ पर मूल संविधान में। लक्ष्मीकांत हालांकि नहीं लिखा गया है, लेकिन यहाँ पर लिखा गया है मिति मार्क्सिस शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। कौन सा? 2006 विक्रम संवत, मार्क्सिस माह और तिथि क्या थी? शुक्ल पक्ष की सप्तमी। तो यह बात आप अपने लक्ष्मीकांत में लिख दीजिए या फिर अपने जो नोट्स है वहाँ पर ऐड कर दीजिए, या फिर अपने पेपर है इसी में लिख दीजिए। कभी भी यूपीएससी पूछ सकता है। संविधान सभा थी, उसने प्रस्तावना को कब स्वीकार किया था? संविधान सभा ने प्रस्तावना को स्वीकार किया था 22 जनवरी 1947 को। कब किया था? 22 जनवरी 1947 प्रस्तावना को अडॉप्ट किया था। और ये प्रस्तावना किसके आधार पर है? यह है जो जवाहरलाल नेहरू ने जो उद्देशिका प्रस्तुत की थी। कब? 13 दिसंबर 1946 को। उसके आधार पर यह प्रस्तावना निर्मित है। ये तो होगी सारी प्रस्तावना की बात। जो भी बातें कही गई है आप अपने जो पेपर है उसी में लिख दीजिए और वोट डालिए। अगला प्रश्न है, पुराने और प्रयुक्त कंप्यूटर या उनके पुर्जों के असंगत अव्यवस्थित निपटान के कारण निम्नलिखित में से कौन से ई अपशिष्ट के रूप में पर्यावरण में निर्मुक्त होते हैं? यानी कि जो पुराने कंप्यूटर वगैरह हैं उनका निपटान करते हैं तो उनमें कौन से ई अपशिष्ट हैं, यानी कि इनमें से कौन सी सामग्री है इनका उपयोग किस में किया जा सकता है? इनका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाने में किया जा सकता है। किन किन का किया जाता है? अगर इनमें से इनका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक सामग्री में किया जाता है तो यह निश्चित रूप से ई अपशिष्ट के रूप में पर्यावरण में विमुक्त होंगे, निश्चित रूप से। अब हमें यहाँ पर छांटना क्या है? यहाँ पर देखना है कि इनमें से किसका उपयोग कंप्यूटर निर्माण या फिर इलेक्ट्रॉनिक निर्माण में नहीं किया जाता है। तो यह प्रश्न उस समय थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रश्न था, लेकिन अगर किसी ने इन्वायरमेंट को अच्छे से कर रखा था तो उसके लिए प्रश्न बहुत ईजी था। यहाँ पर एक है चौथा ऑप्शन हेप्टाक्लोर। हेप्टाक्लोर क्या है? एक कीटनाशक है। कीटनाशक का उपयोग कंप्यूटर में करेंगे नहीं। यह हेप्टाक्लोर जो स्टॉकहोम कन्वेंशन है उसके तहत, स्टॉकहोम कन्वेंशन के तहत यह हेप्टाक्लोर जो 12 स्थायी प्रदूषक हैं जो इस स्टॉकहोम कन्वेंशन के माध्यम से जोड़े गए थे उनमें से एक है हेप्टाक्लोर।
हेप्टाक्लोर। और जो 12 हैं उनके आप नाम, उनको आप एनवायरमेंट में पढ़ेंगे। और जो जैसे एल्ड्रीन हो गया, एंड्रीन हो गया, ये जो है स्थायी प्रदूषक हैं जिनको किसमें जोड़ा गया था, स्टॉकहोम स्थायी प्रदूषक कन्वेंशन में जोड़ा गया था। तो जिसने भी स्टॉकहोम का ये कन्वेंशन अच्छे से पढ़ रखा था, इनके जो 12 पीओपी थे उनके नाम याद थे, उसके लिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लप्पू क्वेश्चन था, क्योंकि 4 को एलिमिनेट करने के बाद आंसर सीधा आ रहा है। इस प्रश्न का दूसरा लॉजिक क्या था, इस प्रश्न का दूसरा लॉजिक है कि किसी भी रेडियो एक्टिव पदार्थ का, रेडियो एक्टिव जो भी पदार्थ होगा उसका उपयोग जो इलेक्ट्रॉनिक सामग्री है जिनका हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, जो हमारे घरों के अंदर पड़े रहते हैं, उनमें क्यों करेंगे? क्योंकि रेडियो एक्टिव पदार्थ है वो क्या, रेडिएशन विमुक्त करता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। तो किसी भी रेडियो एक्टिव पदार्थ का उपयोग किसी भी प्रकार की सामान्य सामग्री जो हम घर में यूज़ करते हैं उनमें नहीं होगा। ये सामान्य सी लॉजिक की बात है। हम पढ़ते हैं जो हमारा 3 स्तरीय परमाणु प्रोग्राम है जिसमें यूरेनियम, प्लूटोनियम और थोरियम के उपयोग की बात की गई है। पहले चरण में यूरेनियम, दूसरे में प्लूटोनियम, तीसरे में थोरियम की बात की गई है। तो प्लूटोनियम क्या है, यहाँ पर रेडियो एक्टिव पदार्थ है। प्लूटोनियम यहाँ पर क्या है, रेडियो एक्टिव पदार्थ है। तो यहाँ पर देखिए 7वें पॉइंट पे कौन है, प्लूटोनियम। निकाल दो इसको, धक्का मार के निकालो। तो 7 आउट होते ही आंसर क्या जाता है, बी। बस आपको यहाँ पे लॉजिक सोचना है, आपको ज़्यादा इनके बारे में सोचना ही नहीं है, आपको इनमें से सोचना है कि इनमें से कौन सा नहीं हो सकता है। तो हेप्टाक्लोर अगर किसी ने पीओपी के बारे में अच्छे से पढ़ रखा था, स्टॉकहोम कन्वेंशन के बारे में, उसके लिए सीधा आ जाता ये तो कीटनाशक है, इसका उपयोग भाई कंप्यूटर में क्यों करेंगे उत्पादन में, कोई वहाँ पर फसल थोड़ी होनी है। और 7वां क्या है, प्लूटोनियम, जो कि भारत का त्रिस्तरीय परमाणु प्रोग्राम है। 1954 में जो बाबा थे, जो होमी जहांगीर बाबा थे जिन्होंने शुरू किया था, इसमें क्यों करेंगे, उसमें उपयोग होता था। तो यहाँ पर प्लूटोनियम का कोई काम ही नहीं है, तो आंसर आ जाता है सीधा बी। यही लॉजिक आपको बिल्ड करना है और कुछ नहीं। आपको जो भी जहाँ से पढ़ा है ना, उन सारी जानकारी को आपको एक प्रश्न में यूज कर देना है। जहाँ पे भी आपने प्लूटोनियम का नाम सुन रखा है, जहाँ पे भी आपने क्रोमियम का नाम सुन रखा है, जहाँ भी आपने हेप्टाक्लोर का नाम सुन रखा है, एक बार दिमाग को शांत कीजिए और याद कीजिए कि क्या मैंने इनमें से किसी का नाम सुन रखा है। थोड़ा सा आप लॉजिक लगाते इस क्वेश्चन को आप आराम से सॉल्व कर सकते थे। अब हम इनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। जो बेरिलियम होती है वो क्या होती है, सबसे हल्की क्षारीय धातु है, सबसे हल्की क्षारीय धातु। यह इसका जो क्रमांक है वो कौन सा है, 4 नंबर क्रमांक है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। और हल्की होने के कारण इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, विमानन में किया जाता है, विमानन में किया जाता है। और एक बात ध्यान रखने की क्या है, बेरिलियम और कैडमियम की छड़ का उपयोग कहाँ किया जाता है, जो नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन की संख्या को नियंत्रित करने के लिए, यानी कि जो नाभिकीय रिएक्शन की जो गति है उसको नियंत्रित करने के लिए बेरिलियम और कैडमियम की छड़ का उपयोग किया जाता है न्यूट्रॉन को अवशोषण में। और जो कैडमियम है उसका जो महत्वपूर्ण रोग कौन सा होता है, उससे इटाई आपने सुन रखा होगा। इटाई रोग किससे होता है, कैडमियम से होता है। और यह कैडमियम भारी धातु है, जहरीली है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। क्रोमियम क्या है, एक जल प्रदूषक है, और ये भी क्या है, प्रदूषक है। और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, जो स्टेनलेस स्टील होता है जो हम घरों में यूज़ करते हैं उसमें क्रोमियम का यूज़ किया जाता है। इसका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण उपयोग है। स्टेनलेस स्टील में बनाने में इसका क्रोमियम का उपयोग किया जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कभी आ सकता है यूपीएससी में। हेप्टाक्लोर के बारे में अभी हमने जान लिया। 5वां पारद यानी कि मरकरी क्या है, एकमात्र जो धातु है जो कि इसमें द्रव अवस्था के अंदर है। और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, बैरोमीटर और थर्मामीटर में किया जाता है। और मरकरी से कौन सा रोग होता है, मरकरी से रोग होता है मीनामाटा रोग। मीनामाटा एक जगह है कहाँ पर, जापान के अंदर, वहाँ पर ये रोग पाया जाता है, इसलिए इसका नाम मीनामाटा रोग कर दिया। तो मीनामाटा रोग किससे होता है, पारा से होता है। 6th है लेड यानी कि सीसा, इसका फॉर्मूला होता है पीबी, प्लम्बम बोलते हैं इसको। और यह न्यूरोटॉक्सिन होता है। लेड का उपयोग कहाँ किया जाता है, बैटरी बनाने में किया जाता है। हो गए इनके सारे चर्चा। तो आप इन चीज़ों को साथ ही साथ लिख देना, आपको सिर्फ सुनना नहीं, इन सबको लिख देना है। और जहाँ भी आपको इस प्रकार क्वेश्चन मिले उसमें आपको जी भर के लॉजिक का यूज़ करना है, इन जानकारी का यूज़ करना है। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। अम्ल वर्षा किनके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण होती है। यार पूछा है कि अम्ल वर्षा किनके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण होती है। यह प्रश्न पूछा गया था 2013 में, और यह सेम प्रश्न पूछा गया था 2022 में। लैंग्वेज में भी चेंज नहीं था, एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन था कि अम्ल वर्षा किनके द्वारा होती है। तो अम्ल वर्षा होती है SOx
और NOx के द्वारा, यानी कि जो नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के माध्यम से होती है अम्ल वर्षा। ये क्या करते हैं? एसिड बनाने में काम आते हैं। अम्ल वर्षा, जब जो वर्षा होती है उसके जल का pH है, pH मान कितना हो जाता है? 5.6 से कम हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं? अम्ल वर्षा बोलते हैं। इसके साथ ही कुछ और जानकारी जाननी है तो जो यहाँ पर ओजोन आ रखा है, तो ओजोन डिप्लीटिंग वाले कौन सी गैसें हैं? वो हैं CFC, HCFC, CTC और मिथाइल ब्रोमाइड। मिथाइल ब्रोमाइड आप इनको लिख सकते हैं साथ ही साथ। कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये तो किसमें है? ग्रीन हाउस गैस है। और इसके साथ और ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? वो है CO2, HFC, मीथेन, SF6 और PFC। ये कौन सी है? ग्रीन हाउस गैस हो गई। और कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह क्या है? ये पर्यावरण प्रदूषक है। और जो ओजोन है उसके लिए कौन कौन से समझौते हो चुके हैं अभी तक? उसके लिए हो चुके हैं, एक तो वीना, एक हो चुका है मॉन्ट्रियल और एक हो चुका है किगाली समझौता 2016 में। और कार्बन डाइऑक्साइड या फिर जो ग्रीन हाउस गैस है उसके लिए कौन सा समझौता हो रखा है? उसके लिए हो चुका है क्योटो प्रोटोकॉल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पेरिस एग्रीमेंट हो गया। ये सब किसके लिए है? ग्रीन हाउस गैस को कम करने के लिए है। ये जानकारी आप साथ ही साथ यहाँ पर लिख सकते हैं। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, पारितंत्रों में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो खाद्य श्रृंखला होती है, कहाँ पर? पारितंत्र में। खाद्य श्रृंखला से क्या तात्पर्य है? खाद्य श्रृंखला यानी कि फूड चेन। इससे तात्पर्य प्रारंभिक उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता में किस प्रकार खाद्य क्रम जुड़ा हुआ होता है, या फिर ऊर्जा का स्थानांतरण किस श्रृंखला में होता है, यही क्या है? फूड चेन है या खाद्य श्रृंखला है। यानी कि जो उत्पादक है उससे प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता और आगे वालों में किस प्रकार खाद्य संचरण होता है, इसे क्या बोलते हैं? खाद्य श्रृंखला बोलते हैं। और खाद्य श्रृंखलाएं वो कितने प्रकार की? 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है अपरद और एक होती है चराई। प्राथमिक उत्पादक से जो प्राइमरी उपभोक्ता, सेकेंडरी उपभोक्ता और टर्शियरी उपभोक्ता के मध्य जो ये ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है या फिर जो खाद्य सामग्री का प्रवाह हो रहा है, इसे क्या बोलते हैं? चराई खाद्य श्रृंखला। और जो मृत जीव होते हैं, मृत जीव यानी कि जो यहाँ पर ये बाज मर गया, सांप मर गया, इसका कौन अपघटन कर देंगे, सूक्ष्म जीव वगैरह, उनकी जो खाद्य श्रृंखला होती है उससे क्या बोलते हैं? अपरद खाद्य श्रृंखला। क्या बोलते हैं? अपरद खाद्य श्रृंखला। पर आप जैसे खाद्य श्रृंखला नाम सुन रहे हो, इसी प्रकार की क्या होती है? 3 अवधारणा है। एक तो है खाद्य श्रृंखला, एक है खाद्य जाल और एक है पारिस्थितिकी स्तंभ। खाद्य श्रृंखला तो एक जो श्रृंखला है, यानी कि A से B में, B से C में, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, घास से यहाँ पर तिल चट्टा हो गया, पक्षी हो गया, सांप हो गया और बाज हो गया। इसी प्रकार A से B, B से C, C से D में जो ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है या फिर जो खाद्य सामग्री का प्रवाह हो रहा है, उसे क्या बोलते हैं? खाद्य श्रृंखला बोलते हैं। लेकिन एक तो जीव, लेकिन प्रकृति में यह एक तो श्रृंखला होगी नहीं, और भी जीव होंगे, D, E, F, G, जो भी अलग अलग प्रकार के जीव है। तो कौन इसको खा सकता है, कोई इसको खा सकता है, कोई इसको, इस प्रकार से क्या बन जाता है? एक जाल बन जाता है। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं खाद्य जाल। यहाँ पर पूछा गया है कि पारितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। खाद्य श्रृंखला उस क्रम का निर्देशन करती है जिसमें जीवों की एक श्रृंखला एक दूसरे के आहार द्वारा पोषित होती है। अभी हमने क्या कहा था? A से B, B से C। तो ये क्या पर एक उस क्रम, ये क्रम दिखा रहा है यहाँ पर, A से B, B से C का निर्देशन करती है जिसमें जीवों का एक श्रृंखला एक दूसरे के आहार द्वारा, यानी कि A को B खा रहा, B को C खा रहा, C को D खा रहा है, द्वारा पोषित होती है। तो ये पहला हो जाता है सही। दूसरा है खाद्य श्रृंखला एक जाति की समष्टि के अंतर्गत पाई जाती है। अब यहाँ पर जो जाति थी, A एक जाति थी, दूसरी B जाति थी, तीसरी C जाति थी, तो यह क्या एक जाति के बीच है? नहीं, ये विभिन्न जातियों के बीच है। तो दूसरा पॉइंट हो जाता है गलत। तीसरा है खाद्य श्रृंखला उस प्रत्येक जीव की संख्याओं का जो दूसरों के द्वारा खाई जाती है का निर्देशन करती है। नहीं, यह क्या क्रम दिखाती है, यह संख्याओं को नहीं दिखाती है कि B कितनी संख्याओं खा रहा है या A कितनी संख्याओं खा रहा है, C कितनी संख्याओं खा रहा है, ये नहीं दिखा रहा। तो तीसरा हो जाता है कैंसल। तो आंसर आ जाता है A। तो इन्वायरमेंट में जब आप खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल या फिर जो पारिस्थितिक स्तंभ के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप इसको अच्छे से वापस क्वेश्चन को देखना कि इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो आज का डिस्कशन हमारा यहीं खत्म होता है। मिलते हैं अगले प्रश्नों के साथ कल। जय हिंद, जय भारत।